नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 11 अध्याय 4 है, तो इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। कल्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम इसके सेकंड भाग सामाजिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास यूपीपीजीटी, बीपीएससी और लगभग सभी प्रकार के समाजशास्त्रीय एग्जाम है उनके लिए बेहद उपयोगी है। क्लास शुरू करें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी। ये उसका लोगो है। यहां पर हम हिंदी माध्यम में समाजशास्त्र के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी यहां पर करवाते हैं। और ये अगर लिंक आप इसका प्राप्त करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और ये मोबाइल नंबर है 93 526 27 133। इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इसका लिंक है वो मंगवा सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको यहां पे मिल जाएगी। आपको इग्नू, कोटा ओपन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक अगर डाउनलोड करनी है तो भी इस ऐप पे आपको वो फ्री में उपलब्ध रहेगी। अभी यूपीपीजीटी, बीपीएससी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, एमपी सेट का एग्जाम तो अभी होने ही वाला है और यूजीसी नेट जनवरी में लगभग एग्जाम होगा। तो इन सब के लिए ऑफर चल रहा है। 25% ऑफ है। ये केवल 2 दिन के लिए ऑफर है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी 25% है वो छूट रहेगी। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, हमारी क्लास के बारे में। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, करण, लाइजेशन यानी एक प्रक्रिया, एक प्रक्रिया। समाजीकरण जब करण लगता है तो वो एक प्रक्रिया बन जाती है। तो समाज को सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक जैविक प्राणी होता है। वो क्या होता है? एक जैविक प्राणी होता है, एक बायोलॉजिकल एनिमल होता है उसमें, और एक अन्य जानवर के बच्चे में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान का बच्चा बड़ा होता है वो समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं को, नियमों को सीखता है, सामाजिक व्यवहार के बारे में सीखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो माता पिता के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, परिवारजनों के प्रति, नातेदारी के प्रति, फिर बड़ा हो जाता है तो अपने सहपाठियों के प्रति अलग अलग प्रकार से व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार जब बच्चा धीरे धीरे भौतिक चीजों के बारे में और साथ में सामाजिक चीजों के बारे में, सामाजिक नियमों के बारे में सीखता है तो इस सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अब धीरे धीरे वो सीखता है कि मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए जो समाज के अनुकूल है। अगर मैं कैसा व्यवहार करता हूं तो वो समाज के प्रतिकूल है, और अगर वो गलत कार्य करता है तो उसको डांट पड़ती है, स्वाभाविक सी बात होती है। अच्छा कार्य करता है तो हम बोलते हैं शाबाश, छोटे बच्चे को बोलते हैं बहुत अच्छा कार्य किया है तूने। अगर वो कोई गलती करता है तो उसको डांट देते हैं, थोड़ी बहुत थप्पड़ी भी लगा देते हैं उसको। तो वो इन सब से सीखता है। तो इस प्रकार जब एक बच्चा, ये परिभाषा दी है न्यूमेयर ने, ये डेफिनेशन है न्यूमेयर की, कि समाजीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक बच्चा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है, तो उसे समाजीकरण कहते हैं। यह डेफिनेशन न्यूमेयर की है। क्लास के अंत में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जिनमें और ज्यादा हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्सन्स ने क्या कहा कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना और उन्हें आंतरिकृत करना, अपने अंदर ग्रहण करना, क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से गिलीन ने भी इसकी परिभाषा दी है कि समाजीकरण, एक शिशु है वो एक समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। इससे समाजीकरण से एक शिशु, एक बच्चा समाज का क्रियाशील या सक्रिय सदस्य बनता है।
वो एक जैविक से सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हो जाता है। जैविक जब प्राणी होता है तो वो केवल जैविक क्रिया ही करता है, वो सामाजिक नहीं हो सकता। सामाजिक होने का मतलब क्या है कि समाज के नियमों को, समाज के रीति रिवाजों को, सामाजिक परंपराओं को, सामाजिक मूल्यों को सीखना। और जब सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो ये एक, क्योंकि ये सीखना है, ये क्या है? जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली आजन्म प्रक्रिया। क्या है? आजन्म प्रक्रिया है। और इसमें व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, इसमें व्यक्ति के सेल्फ, स्व का विकास होता है। ये जो मेन चीज है आत्म, सेल्फ, यही समाजीकरण है। जब तक सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं होगा, समाजीकरण नहीं होगा। और जब हमें कोई बुरा बोलता है, हमारे बारे में कोई गलत बोलता है, तो हमें ठेस पहुंचती है। वो ठेस किसके कारण पहुंच रही है? वो इस सेल्फ के कारण। हमारा ईगो वहां पे हर्ट हो रहा है, सेल्फ हमारा वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। अगर कोई प्रशंसा करता है तो हमें खुशी होती है। तो ये सब सेल्फ की वजह से हो रहा है। जिसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता है, स्व का विकास नहीं होता है, वो फिर कुछ एक बच्चे से होते हैं जो कि मानसिक रूप से विकसित होते हैं, तो उनमें ये डेवलप नहीं हो पाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के एक जिला है मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला है मिदनापुर। यहां 1920 में दो लड़कियां मिली थी भेड़िए की गुफा में। 1920 में भेड़िए की गुफा के अंदर, जंगलों के अंदर, एक 2 वर्ष की बच्ची थी और एक बड़ी बच्ची थी। 2 बच्चियां मिली थी जिनका नाम था अमला और कमला। बाद में उनको नाम दिया गया था अमला और कमला। तो वहां पे कोई गडरिया गया था और उसने वहां देखा कि 2 बच्चियां हैं, वो भेड़ियों के साथ झुंड के अंदर गुफा के अंदर प्रवेश कर रही है। उसने गांव में आकर बताया कि इस प्रकार से 2 लड़कियां उनके साथ में रह रही है। तो फिर एक एनजीओ था, अब मुझे उस एनजीओ का नाम याद नहीं आ रहा, और वो उसकी हेल्प के साथ गए। और जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से वास्तव में ये हो रहा है, तो वो उनको बाहर ले आए, वहां से ले आए, हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया। उनकी तबीयत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब उनके हार को देखा गया तो वो चारों पैरों से चल रही थी, वो भेड़िए की तरह ही गुर्रा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। वो कच्चा मांस खाना पसंद करती थी और भेड़ियों की तरह ही चिल्लाना, ये सब कुछ करना, यानी उनका पूरा का पूरा व्यवहार है वो भेड़ियों की तरह हो गया, क्योंकि उनका समाजीकरण नहीं हुआ। उसने अपने एनवायरनमेंट में जो चीज देखी वही उन्होंने सीख ली। तो उन्होंने क्या सीखा था? भेड़ियों की तरह सीखा था। बाद में एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसने उन बच्चियों को पाला भी था और कुछ समय बाद उन बच्चियों की मृत्यु भी हो गई। एक पूरी की पूरी बुक है इन दोनों पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन रियल के अंदर ये ऐसी बात हुई थी। और एक बच्चा और भी मिला था, यूपी के अंदर। तो जिस प्रकार से जब कोई बच्चा जानवरों के साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोगली। क्या बोलते हैं? मोगली। आजकल तो बच्चे, एक मोगली नाम का कार्टून आता है, उसको बहुत देखते हैं। तो वो क्या होता है? इंसानी बच्चा होता है और वो जानवरों के साथ रहता है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? मोगली है। तो मोगली का पालन पोषण है वो पशुओं के द्वारा होता है। तो इसी प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। अब ये है कि ये अमला कमला की कहानियां हैं, मोगली की कहानी है। उन बच्चों का समाजीकरण नहीं हुआ था।
वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे। अब बच्चा है वो किन चीजों से सीखता है, समाजीकरण किन किन परिस्थितियों में होता है, समाजीकरण के अभिकरण यानी साधन क्या है, माध्यम क्या है। तो बच्चे समाजीकरण है वो अनेक माध्यमों से, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया वो अनेक माध्यमों से, अनेक संस्थाओं से होती है। जैसे कि सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है वो एक परिवार में होता है, तो परिवार का इफेक्ट सबसे बड़ा होता है। फिर वो बच्चा पड़ोस के संपर्क में आता है, स्कूल में जाता है, वो अपने फ्रेंडशिप डेवलप करता है, फिर और बड़ा हो जाता है तो वो किसी बिजनेस में व्यवसायिक समूह का सदस्य बन जाता है, वो अपने आसपास किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी क्षेत्र का निवासी होता है। तो ये सब, वो रेडियो देखता था, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ और देखते हैं, तो ये सब समाजीकरण के अभिकरण हैं। तो अगर हम बात करें कि समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका रहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है परिवार का। परिवार समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद परिवार के संपर्क में ही आता है, परिवार ही उसका पालन पोषण करता है, और परिवार में भी मां की स्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आजकल धीरे धीरे अन्य संस्थाएं हैं वो भी बच्चे का पालन पोषण करने लग गई है, जिसे पालना गृह या क्रेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेच बोलते हैं। ये बड़े सिटीज में होती है, जो कामकाजी महिलाएं होती है वो, या फिर आजकल जो बड़े बिजनेस वुमेन है, या कोई सेलिब्रिटीज है, या कोई वर्किंग वुमेन है, तो वो बच्चे की केयर के लिए केयर टेकर रखती है, तो वो भी उस पर इफेक्ट डालते हैं। पड़ोस, तो परिवार के बाद पड़ोस सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और पड़ोस के साथ नातेदारी समूह है, क्योंकि पड़ोस में क्या होगा, चाचा ताऊ ये सब होंगे, तो ये भी नातेदारी के अंदर ही शामिल आ जाते हैं। तो परिवार और पड़ोस है वो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण करते हैं, क्योंकि बच्चा 5-7 साल तक, 4-5 साल तक स्कूल नहीं जाता है, तब तक वहीं से सीखता है। इसके बाद में बच्चा है वो विद्यालय चला जाता है, या छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने फ्रेंड ग्रुप है वो बना लेते हैं, जो समान आयु के होते हैं उनको समकक्ष समूह कहते हैं। तो एक आयु के बाद में बच्चे आपस में फ्रेंडशिप करना शुरू कर देते हैं, स्कूल के अंदर और स्कूल से पहले भी कई बार ऐसा हो जाता है। और जो किशोरावस्था है, जो किशोरावस्था है उसमें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है, प्रभावित है वो समकक्ष ग्रुप ही करता है। इसके अच्छे और बुरे परिणाम, वो या अच्छा समाजीकरण बुरा समाजीकरण हम कहेंगे, तो वो किससे ही होगा, वो उसके फ्रेंडशिप सर्किल से ही होता है। कोई अगर अच्छे ग्रुप के संपर्क में आता है तो उसकी चीजें भी अच्छी हो जाती है, अगर कोई ऐसे जो नशे टाइप के लोग होते हैं उनके संपर्क में आता है तो वो भी वो चीज ग्रहण करता है, बच नहीं सकते। हम लगातार जिनके संपर्क में रहते हैं उनसे बच नहीं सकते, उनका प्रभाव आएगा ही आएगा। विद्यालय, तो ये जो साधन थे ये अनौपचारिक साधन थे, ये समाजीकरण के अनौपचारिक साधन थे। विद्यालय समाजीकरण का क्या है, औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन का मतलब है कि जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। तो विद्यालय के अंदर बच्चा है वो सीखता है और बड़ा है वो भी, क्योंकि 5 साल से लेकर मान के चलिए 20 साल तक की आयु है वो विद्यालय और महाविद्यालय में गुजरती है। तो वो एक इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जनसंचार के माध्यम, तो जो आजकल सोशल मीडिया है, मास मीडिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल बच्चा परिवार के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ, नातेदारियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्र मंडली के साथ कम बैठता है। वो टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल, बच्चे क्या बड़े भी इनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो आजकल जो मास मीडिया के साधन है वो बहुत
महत्वपूर्ण योगदान देने लगे हैं सोशलाइजेशन के अंदर, समाजीकरण के अंदर। आजकल सास बहू की झगड़े हैं और जो धारावाहिक चलते हैं, मैं न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ता हूं कि एक दिरानी ने जेठानी का कत्ल कर दिया, तो उसे पूछा जाता है तूने कहां से सीखा, तो वो कहता है कि मैंने तो एक धारावाहिक में देखा था कि खेल खेल में उन्होंने रस्सी से बांध दिया और बाद में चाकू से उसकी गर्दन काट दी, तो उस वजह से मैंने भी इसको कर दिया, क्योंकि सास थी वो जेठानी पे ज्यादा ध्यान दे रही थी। अभी और बहुत सारे इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं जहां पे सोशल मीडिया को लोग देखकर वो अपने सामान्य जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अपराध हो चाहे कुछ और हो। तो ये प्रमुख साधन हैं जो समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समाजीकरण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब ये कुछ मुख्य रूप से कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि समाजीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। समाजीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है कि बच्चा कुछ और सीखना चाहता होगा, लेकिन उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिला। जो अपराधी उपसंस्कृति की जब हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे वहां पे इस प्रकार के मूल्य होते हैं, तो वो उनको ग्रहण करता है। कुछ परिवारों के अंदर गाली गलौज करना आम बात होती है, तो उन परिवारों के बच्चे हैं वो गाली गलौज करना सीख लेते हैं, उनमें वो कोई बुराई भी नहीं मानते हैं। कहीं अगर किसी विशेष प्रकार का बिहेवियर हो रहा है तो बड़ा अटपटा लगता है, हो सकता है दूसरी सोसाइटी को, लेकिन वो सब समाजीकरण की देन है। जैसे हरियाणवी जो लैंग्वेज है, ब्रिज जो लैंग्वेज है, वो बड़ी खड़ी बोली है, तो उसमें बड़ा ऐसा लगता है कि सामने वाले से बड़ा रुखा व्यवहार किया जा रहा है। वो रुखा व्यवहार नहीं कर रहे, वो उनका लहजा ही ऐसा होता है जो उन्होंने समाजीकरण से सीखा है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करती है, क्योंकि ये जरूरी है और इसके बगैर शायद समाजीकरण के बगैर व्यक्ति बन ही नहीं पाएगा। व्यक्ति जैविक प्राणी ही रहेगा, वो सामाजिक प्राणी के रूप में डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो समाजीकरण के अलग अलग साधन होते हैं और व्यक्ति के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। व्यक्ति कुछ अपना अलग भी रास्ता अपना सकता है। दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, सामान्य परिवारों से बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। तो व्यक्ति अपना रास्ता खुद बना लेता है, व्यक्ति खुद अपना रास्ता बना सकता है। हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क जरूर पड़ता है। जब से कि हम बात करें, हमारी जैसी पढ़ाई है, मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान के 2 ऐसे क्षेत्रों को जानता हूं, वहां पे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो IAS RS बनता है, IPS बनता है। एक तो सवाई माधोपुर में ब्राह्मणवास, और एक सीकर के अंदर नीम का थाना। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लगभग बच्चे हैं वो सिविल सर्विस के अंदर जाते हैं। लगभग हर दूसरे तीसरे घर में कोई IAS RPS या इस प्रकार के IPS जैसे अधिकारी है वो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां सोशलाइजेशन कुछ इस प्रकार से हो गया। हमारी क्षमताएं बहुत है, हमारी क्षमताएं अनंत है, लेकिन हम इन्वायरमेंट की वजह से उसका इफेक्ट पड़ता है, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कमियां कहीं ना कहीं हम में हो जाता है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर होता है और फर्क पड़ता है, लेकिन हम अपने प्रयासों से उस नेगेटिव इफेक्ट को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। समाजीकरण से संबंधित मुख्य अवधारणाएं, तो समाजीकरण है जैसे कि वयस्क समाजीकरण जब बड़े होकर समाजीकरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वयस्क समाजीकरण कहते हैं। नकारात्मक समाजीकरण यानी जो सामाजिक मूल्य हैं उनके विपरीत मूल्यों को सीखना नकारात्मक समाजीकरण है, जैसे कि विलियम वाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में बात कही थी। विसमाजीकरण,
जब अगर समाजीकरण सही तरीके से नहीं हो पाता है या कुछ गलत आदतों को सीख लेते हैं या नेगेटिव चीजों को सीख लेते हैं, तो उनको भुलाना क्या कहलाता है? विसमाजीकरण कहलाता है। फिर पुनर्समाजीकरण, जब उनको भुला दिया जाता है और दोबारा से उनको नई चीज सिखाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो ब्रेन वॉश करते हैं, नाम सुना होगा ब्रेन वॉश, यानी दिमाग को साफ कर दिया। तो पहले जो कुछ सीखा होता है उसको साफ कर देते हैं, फिर यानी उनका क्या करते हैं? विसमाजीकरण करते हैं। या कई बार अपराधी होता है तो उसको सुधार करने के लिए उसका विसमाजीकरण किया जाता है। फिर संस्थाओं में उनका पुनः समाजीकरण किया जाता है, वो एक अच्छे नागरिक बन सके और ब्रेन वॉश किया जाए। जैसे कि आतंकवादी होते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको फियादीन आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार करते हैं और कहते हैं कि तू इस प्रकार से आतंकवादी हमला किया करेगा तो तेरे को जन्नत नसीब हो जाएगी, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से उनका विसमाजीकरण करके पुनः समाजीकरण करते हैं। प्रत्याक्षी या पूर्वाभासी समाजीकरण, तो ये मर्टन ने दिया था, ये संदर्भ समूह से संबंधित है, ये संस्कृतिकरण से संबंधित है। पूर्वाभासी समाजीकरण से क्या मतलब है? संदर्भ समूह से क्या मतलब है? कि हम उन चीजों को सीखते हैं, उस ग्रुप की नियमों को सीखने की कोशिश करते हैं, उस ग्रुप को फॉलो करते हैं जिनके हम मेंबर नहीं हैं बल्कि मेंबर बनना चाहता है। अगर कोई भारत का व्यक्ति है, वो अमेरिका जाना चाहता है, तो वो पहले से ही क्या करता है? ऐसे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। उसके हाव भाव वैसे हो जाते हैं कि मुझे तो वहां जाकर ऐसा करना है। कोई टीचर बनना चाहता है तो वो पहले से ऐसा एटीट्यूड रखना स्टार्ट कर देता है कि जब मैं टीचर बन जाऊंगा तो मैं इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है? पूर्वाभासी समाजीकरण है। ये संदर्भ समूह और संस्कृतिकरण से रिलेटेड अवधारणाएं हैं। तो ये समाजीकरण था और बड़ा बेसिक सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है। वैसे मैं समाजीकरण के बारे में एक डिटेल क्लास है वो पहले से ही करवा चुका हूं, उसमें मैंने सभी चीजों को लिया है इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये मैं एनसीईआरटी ही करवा रहा हूं। तो जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उतना ही मैं आपको करवा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं करवा रहा हूं। तो ये पूरी की पूरी जो मेरी एनसीईआरटी की क्लासेज है, लगभग कक्षा 11 का पहला भाग है वो पूरा हो गया है ऐप के अंदर, और फिर सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो दोबारा इसकी रिवीजन है वो बीपीएससी के लिए, यूपी-पीजीटी के लिए और जो प्लस 1-2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो केवल मैंने एनसीईआरटी तक ही इसको सीमित रखा है। वैसे समाजीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास के अंत में लिए हैं। एक है सांस्कृतिक विकासवाद। हम अक्सर क्या होता है कि जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में एक शब्दावली दी जाती है और एक संदर्भ सूची दी होती है। संदर्भ सूची दी होती है, उस सूची को छोड़ देते हैं। उनको छोड़ना नहीं होता है, उनको अच्छे तरीके से करना होता है। तो मैं ये शब्दावली और संदर्भ सूची को ही यहां पर करवा रहा हूं। सांस्कृतिक विकासवाद का तात्पर्य है कि संस्कृति का विकास। तो इसके अनुसार प्राकृतिक जो प्रजातियां हैं और जिस प्रकार से प्राकृतिक प्रजातियों का विकास होता है, उसी तरीके से संस्कृति का विकास भी विभिन्न एवं प्राकृतिक चयन के द्वारा होता है। संस्कृति पर्यावरण के अधीन है। भौगोलिक पर्यावरण का संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सांस्कृतिक विकासवाद है। स्टेट व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, ये मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है। तो इसमें 3 तरह की स्टेट थी, कुलीन, पुरोहित और सामान्य जनता, मध्यम वर्ग या व्यवसायी। तो पहली स्टेट थी यहां पे कुलीन, यानी सामंत या राजा सबसे सर्वोच्च थे। उसके बाद में
पुरोहित, ये भी सर्वोच्च आते थे। और तीसरी स्टेट थी व्यवसायी, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, इन सब की, तो ये तीसरी है। तो ये 3 स्टेटों में बंटा था। तो इसको बोलते हैं स्टेट व्यवस्था, जागीर व्यवस्था। इसे क्या बोलते हैं? जागीर व्यवस्था भी बोल देते हैं। वरहत परंपरा, वरहत परंपरा क्या होती है? क्योंकि ये संस्कृति से रिलेटेड है, तो पहले भाग में मैंने संस्कृति को करवाया था, लेकिन ये शब्दावली लास्ट में आती है, तो इसलिए लास्ट में मैं करवा रहा हूं। तो वरहित परंपरा, इसमें सांस्कृतिक विशेषताओं या परंपराओं को शामिल किया जाता है जो कि लिखित होती है। परंपराओं को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक वृहद परंपरा, एक लघु परंपरा। वृहद यानी बड़े स्तर की परंपरा और छोटे स्तर की परंपरा यानी लघु परंपरा। तो भारत एक विशाल देश है। यहां पे अगर हम देवी देवताओं की बात करें तो हम कृष्ण जी को जानते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हो सकता है विष्णु ब्रह्मा महेश की, शनि महाराज की, इन सब की पूजा करते हैं। तो ये पूजा केवल भारत के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं की जाती है, पूरे भारत में लगभग की जाती है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। इसी प्रकार से हमारे त्योहार है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, और भी कुछ त्योहार हो सकते हैं जो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर होते हैं और इनका लिखित वर्णन भी मिलता है। तो जो बड़े पैमाने की संस्कृति होती है, जिसका पूरे एक लंबे चौड़े एरिया में विस्तार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वृहद परंपरा कहते हैं। ये शिक्षित समाज की होती है क्योंकि ये लिखित नियम होते हैं, और इसलिए इसे अभिजात वर्ग की संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिजात वर्ग की संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी लोग इसको लेते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ स्थानीय स्तर पर देवी देवता होते हैं, स्थानीय स्तर पर त्योहार होते हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर बैसाखी है, असम के अंदर बिहू है, राजस्थान के अंदर गणगौर है। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ओनम है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के त्योहार होते हैं, अलग अलग देवी देवता होते हैं, छोटे लेवल के भूमिया जी होते हैं, अलग अलग भूमिया। जो स्थानीय देवता है वो भूमिया देव होते हैं। कहीं कोई माता की होती होगी, कोई छोटा सा मंदिर होता है तो उसकी काफी प्रसिद्धि होती है 2-4 गांवों के अंदर ही। ऐसा त्योहार जो छोटे से एरिया में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लघु परंपरा कहते हैं। परंपरा का मतलब ऐसे रीति रिवाज जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो अब लघु परंपरा होती है, वो क्या होती है? मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। ये गांव के स्तर पर या बहुत छोटे स्तर पर होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? लघु परंपरा कहते हैं। उपसंस्कृति, तो एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों का निर्धारण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? या लोगों की अलग ही कल्चर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसंस्कृति कहते हैं। तो ये बड़ी संस्कृति से अलग नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर ही कुछ चीजें उसमें भिन्नता आ जाती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति है। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, दशहरा है, कोई और त्योहार भी होगा, तो ये पूरे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन सब जगह थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होता है। तो एक बड़ी संस्कृति के अंदर छोटी छोटी संस्कृतियां होती है जो बड़ी संस्कृति के साथ समानता तो रखती है, लेकिन कुछ अंतर भी रखती है। जैसे गुजराती संस्कृति है, पंजाबी संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति है, बिहारी, भोजपुरी, मलयालम, तमिल, बंगाली, इन सब में कुछ ना कुछ चीजें हैं, थोड़ी सी बदल जाती है। परंपराओं में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में परिवर्तन आ जाता है, तो इनको बोलते हैं उपसंस्कृति। एक बड़ी संस्कृति के अंदर कुछ अन्य परंपराएं या उससे समान कुछ अलग परंपराएं विकसित हो जाती है, तो उसे
उपसंस्कृति कहते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो उपसंस्कृतियां होती है ये इस समग्र संस्कृति के विरोधी नहीं होती है, इसके विरोधी नहीं होती है, इसके विरोध में नहीं होती है, तो इसे उपसंस्कृति कहते हैं। अगर कोई संस्कृति ओवरऑल संस्कृति के विरोध में होती है, उसको स्वीकार नहीं करती है, तो उसे बोलते हैं, उसे प्रति संस्कृति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति और उपसंस्कृति। तो अब हम बात करते हैं आगे के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन पर अभ्यास के लिए। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को समाजीकरण कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण की यह परिभाषा किसने दी? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यह परिभाषा पार्सन्स की है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? तो समाजीकरण की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ये आजन्म प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, ये विचलित व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका डी हो जाएगा, विचलित व्यवहार समाजीकरण नहीं है। सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों को भुला देना क्या कहलाता है? तो इस पे हम चर्चा कर ही चुके हैं, उसे विसमाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसमाजीकरण कहते हैं। एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ये हमने पढ़ा कि ये न्यूमेयर ने डेफिनेशन दी थी। जॉनसन ने समाजीकरण के कितने चरण बताए हैं? जॉनसन ने समाजीकरण के कितने चरण बताए हैं? तो 2, 3, 4, 5 कितने बताए? 4 चरण बताए हैं। ये चरण महत्वपूर्ण है। कुल्ले ने कितने बताए? जॉनसन ने कितने बताए? फ्रायड ने कितने बताए? जीन पियाजे ने कितने बताए? ये आपके इस एनसीईआरटी वाली क्लास में नहीं है, बल्कि जो मैंने डिटेल क्लास बनाई है समाजीकरण पे, उसमें भी ये सब चीजें मैंने बताई है। तो इन्होंने 4 चरणों की बात है वो कही थी। J.H. फिक्टर ने समाजीकरण की प्रक्रिया के कौन से तरीके का वर्णन है वो नहीं किया कि बच्चा किन किन से सीखता है। तो फिक्टर ने 3 बताए थे कि 3 तरीकों से बच्चा सीखता है। बच्चा नकल करके सीखता है, बच्चा प्रतिस्पर्धा से सीखता है, बच्चा सुझाव से सीखता है। तो अनुभव का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, अनुभव का जिक्र नहीं किया। आगे है, समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण में शामिल नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण, अनौपचारिक समाजीकरण, ये 2 होता है। प्राथमिक का बच्चा जब पहली बार सीखता है तो पहली बार मित्र मंडली, परिवार, पड़ोस, विद्यालय में बाद में जाता है, और कई बच्चे तो विद्यालय जा भी नहीं पाते हैं। समाजीकरण को सामूहिक प्रतिनिधित्व के तौर पर किसने देखा? तो सामूहिक प्रतिनिधान को सीखना ही समाजीकरण है। तो ये किसने कहा था? तो ये कंसेप्ट किनका है? इमाइल दुर्खिम का है। किनका है? इमाइल दुर्खिम का है। सामान्यीकृत अन्य किसी व्यक्ति की स्वयं के प्रति वह धारणा है जो दूसरे लोग उसके संबंध में रखते हैं कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, ये अवधारणा किन्होंने दी थी? मीड ने दी थी। और ये जो डेफिनेशन है ये मीड की है। किसने कहा कि एक बच्चा जन्म के समय उस पत्थर के समान है जो मानो जन्म के द्वारा सामाजिक तालाब में फेंक दिया गया हो? सामाजिक तालाब में फेंक दिया गया हो। तो ये कथन है वो किनका है? डेविस का, बिरस्टीड का, पार्सन्स का या कुल्ले का? तो ये कथन किनका है? ये पार्सन्स का है। कुल्ले ने क्या कहा? मैकेइवर ने क्या कहा? ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने डिटेल क्लास है वो, अगर आप ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हो
तो आप समाजीकरण की वो मेरी क्लास देखिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है वो दे दूंगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आपको बता दिया, ये मोबाइल नंबर और ये नीचे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी चल रहा है, सोशियोलॉजी विद डॉक्टर मैनपाल सहारण के नाम से है। फोन नंबर दे रखा है, तो किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।